सोचिए, एक आदमी किसी और को मारने के लिए मिठाई में जहर मिलाता है, लेकिन वो मिठाई गलती से एक छोटी बच्ची खा लेती है और उस बच्ची की डेथ हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या जो कंसर्न्ड पर्सन है, एक्यूज्ड है, क्या वो मर्डर का दोषी माना जाएगा या कल्पेबल होमिसाइड का या किसी और अपराध के लिए? यही सवाल 1912 के अंदर मद्रास हाईकोर्ट के सामने आया था और आज ये है सेक्शन 102 भारतीय न्याय संहिता का, जिसके अंदर जो मेन बेस इनकॉर्पोरेट करता है वो क्या करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस का मतलब हस्तांतरित द्वेष का सिद्धांत। हस्तांतरित द्वेष का सिद्धांत। मारना था ए को मगर मर गया गलती से बी, तब उस सिचुएशन के अंदर कौन सा अपराध का चार्ज लगेगा? मर्डर होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा या कुछ और होगा? इसी के ऊपर ये आज का सेशन होने वाला है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस के ऊपर, हस्तांतरित द्वेष के सिद्धांत के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रांसफर ऑफ मैलिस का क्या मतलब है, दूसरा सेक्शन 102 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का क्या रियल इंटरप्रिटेशन है, और उसके साथ साथ जो लैंडमार्क जजमेंट है इस पॉइंट पर, एम सूर्यनारायण मूर्ति केस की 1912 का जो जजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ये एग्जाम का विनर टॉपिक है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इसका मतलब होता है, अगर किसी पर्सन का इंटेंशन किसी ए व्यक्ति को मारने का है, लेकिन उसकी गलती से ए के बजाय बी की डेथ हो जाती है, तो उस पर उतना ही लायबिलिटी लगेगा जितना उसके ऊपर लगता जब वो ए को मार रहा था और ए की डेथ ही हो जाती। इसे ही कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ये डॉक्ट्रिन तब लागू होती है जब एक्ट सीरियस, दैट इज कोई एक्ट ऐसा हो जो डेथ का कारण बन सकता है। दूसरा मेंस रिया, किसी को मारने की इंटेंशन होनी चाहिए या नॉलेज हो कि इससे सामने वाले की डेथ हो जाएगी। बस अगर एक्ट और इंटेंट अलाइन होते हैं और विक्टिम चाहे डिफरेंट है तो लॉ कहता है इंटेंट ट्रांसफर हो गया, सेम लाइबिलिटी होगी, व्यक्ति को सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी, चाहे मारना था ए को मगर मर गया बी। अब बात करते हैं हम सेक्शन 102 भारतीय न्याय संहिता का जो रियल इंटरप्रिटेशन है उसको बेयर एक्ट के हिसाब से समझते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज आपके सामने है, आपके समक्ष है, उसको एक बार देखते हैं कि ये कहता क्या है। पहले एक बार हम इंग्लिश में इसको समझेंगे, फिर आपको मैं बहुत प्लेन हिंदी में आपको इसको आसान भाषा के अंदर और समझाऊंगा। आपके सामने बेयर एक्ट का जो प्रोविजन है सेक्शन 102 भारतीय न्याय संहिता का, वो कहता है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। कोई व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड करता है मगर उसने जिस व्यक्ति की डेथ इंटेंड की थी उसकी बजाय किसी और की डेथ हो जाती है, तो यह प्रोविजन लगता है कल्पेबल होमिसाइड ऑफ द काइंड। अब देखिए कल्पेबल होमिसाइड बाय, अब देखिए आपको यह भी पता है कि कल्पेबल होमिसाइड कितने तरीके का होता है। मर्डर भी एक तरह का कल्पेबल होमिसाइड ही है, और कल्पेबल होमिसाइड सिंपलीसिटर मींस प्लेन कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर क्या है? कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर में कन्वर्ट हो गया, और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जिसको हम सिंपलीसिटर भी कहते हैं, और इसके अलावा डाउरी डेथ हो गया, आपका कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस हो गया, वो सभी एक प्रकार के कल्पेबल होमिसाइड ही है, मगर यहां पर देखिएगा ग्रेविटी चेंज होती है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये प्रोविजन क्या कहता है। कभी उस कल्पेबल होमिसाइड के जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, जब उस प्रोविजन को करेंगे, तब उस एस्पेक्ट को आपको डिटेल में समझाया जाएगा। अभी के लिए हम ट्रांसफर ऑफ मैलिस के बारे में बात करते हैं। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग, कोई व्यक्ति कुछ करके, कि कोई एक्ट करके विच ही इंटेंट्स, जिसके लिए उसकी मंशा है, इंटेंशन है, या फिर उसके पास उसको नॉलेज है कि टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, की जो वो एक्ट कर रहा है उससे किसी की डेथ हो सकती है, उससे किसी की डेथ हो सकती है, कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड, वो करके, वो ऐसा करके
कल्पेबल होमिसाइड कॉज कर देता है बाय कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ ही नीदर इंटेंड नोर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज। उसकी मंशा तो थी कल्पेबल होमिसाइड कमिट करने की, आइदर मेंसरिया का लेवल क्या था, या तो इंटेंशन थी या फिर नॉलेज थी, मगर यहां पर उस मंशा और नॉलेज के साथ वो कल्पेबल होमिसाइड कमिट करता है, मगर किस व्यक्ति का, जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उसका कल्पेबल होमिसाइड कर देगा, उसकी डेथ कॉज कर देगा। ही नीदर इंटेंड्स नोर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज। यहां पर जो कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर, जो कल्पेबल होमिसाइड कमिट हुआ है, जिस व्यक्ति की उसने डेथ कॉज की है, उसके लिए उसकी लायबिलिटी को बताया गया है, उसका वही डिस्क्रिप्शन होगा, इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इट वुड हैव, अगर ये वही डिस्क्रिप्शन होगा जो होता, कब होता, जिसको मारना चाहता था, अगर वही मर जाता तो उसके लिए जो कल्पेबल होमिसाइड का डिस्क्रिप्शन होता, चाहे वो कल्पेबल होमिसाइड सिंप्लिसिटर हो या मर्डर हो, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस हो, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो, तो वही उसी तरीके का डिस्क्रिप्शन होगा इस वाली लायबिलिटी के लिए भी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इट वुड हैव बीन इफ ही हैड कॉज्ड द डेथ ऑफ द पर्सन हुज डेथ ही इंटेंडेड और न्यू हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू बी कमिटेड। जिसकी डेथ वो कॉज करना चाह रहा था, उसके लिए मंशा थी या नॉलेज थी, उसी डिस्क्रिप्शन की होगी यहां पर, चाहे विक्टिम चेंज हो गया है, जिसके बारे में, जिसकी डेथ ये करना भी नहीं चाहता था, ना इसकी इंटेंशन थी ना नॉलेज थी। मतलब अगर पर्सन चेंज हो रहा है, मगर यहां पर आप क्या देख रहे हो, एक्टस रियस, उसने एक्ट किया, डेथ कॉज कर दी ना, कल्पेबल होमिसाइड कर दिया ना, चाहे किसी का किया, जिसका सोचा था उसका नहीं किया, दूसरे का हो गया, और मंशा तो थी, उसकी इंटेंशन मेंसरिया भी थी, तो यहां पर उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। यही कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस। अब इसको मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अब जो ये भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 102 है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मौत के इरादे या जानकारी के साथ कोई ऐसा एक्ट करता है जो किसी तीसरे व्यक्ति की मौत का कारण बन जाता है, तो उस पर वही दंड लगेगा जैसे उसने इंटेंडेड विक्टिम को ही मारा हो। मतलब ए अगर बी को मारना चाहता हो, लेकिन अगर सी मर गया, तो यहां पर ए की क्रिमिनल लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी, ए को सेम पनिशमेंट मिलेगी जो उसको बी को मारने से मिलती, और ए पर मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड का वही चार्ज लगेगा एज इफ बी हैज डाइड। मैलिस ट्रांसफर हो गया, यानी डॉक्ट्रिन, यही डॉक्ट्रिन का एसेंस है। अब बात करते हैं हम अपने केस की, एम सूर्यनारायण मर्ती केस की, एम्परर वर्सेस एम सूर्यनारायण मर्ती केस 1912, लैंडमार्क जजमेंट है इसके अंदर। अब जो ये केस है बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा है, बहुत विवादास्पद भी रहा है, और यहीं से आपका डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस का जो एसेंस है वो हमें समझने को भी मिलता है। पहले एक बार इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एम सूर्यनारायण मर्ती ने अपाला नरसिम्हलू के नाम पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली। एम सूर्यनारायण मर्ती यहाँ पे एक्यूज्ड है, उसने अपाला नरसिम्हलू के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी ली। दूसरा, वो अपाला को मारकर इंश्योरेंस का पैसा लेने का प्लान बना रहा था। तीसरा, उसने हलवे में आर्सेनिक और मरकरी मिलाकर अपाला को दे दिया। चौथा, अपाला ने थोड़ा सा हलवा खाया और बाकी उसको टेस्ट पसंद नहीं आया, तो उसने टेबल पर रख दिया, डाइनिंग टेबल पर रख दिया। पांचवा, इस स्थिति के अंदर क्या हुआ है, मर्थी जो एम सूर्यनारायण मूर्ति है, उसके साले की बेटी जो लगभग 8 साल की होगी, जिसका नाम इस केस के अंदर राजलक्ष्मी था, उसने वो डाइनिंग टेबल से वो हलवा उठा लिया। और आगे क्या होता है, राजलक्ष्मी ने और एक छोटे दूसरे बच्चे ने वो हलवा खा लिया, आर्सेनिक मिला हुआ। यहां पर दोनों की डेथ हो गई। अपाला नरसिम्हलू बच गया, लेकिन वो बीमार हो गया। मर्थी पर चार्ज लगा अटेम्प्ट टू मर्डर अपाला एंड मर्डर ऑफ राजलक्ष्मी एंड द अदर किड। यहां पर देखिएगा, यहां पर जो एम सूर्यनारायण मूर्ति है वो किसको मारना चाह रहा था, अपाला नरसिम्हलू को, मगर मर गया कौन, राजलक्ष्मी और एक और बच्चा। यहां पर जो अपाला नरसिम्हलू है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजलक्ष्मी या दूसरा बच्चा वो हलवा खाएंगे, क्योंकि ही इंटेंडेड टू किल ओनली द अपाला नरसिम्हलू। तो यहां पर सिचुएशन यही हुई। तो क्या उसके ऊपर
जो कल्पेबल होमिसाइड का एस्पेक्ट है, या मतलब यहां पर देखिए मारना किसको चाह रहा था, अपाला नरसिंह मुल्लू को, तो वो तो मरा नहीं, तो उस केस में तो मर्डर का चार्ज लगेगा नहीं। हालांकि उसकी इंटेंशन थी, उसको पता था कि आर्सेनिक मिला हुआ हलवा कोई खाएगा तो सामने वाला मर जाएगा, तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ मर्डर। बट यहां पर इंटेंडेड विक्टिम ने ना खाकर और किसी ने मिस्टेकली खा लिया और उसकी डेथ हो गई। तो इस केस के अंदर ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए दोषी माना, मर्डर चार्ज से उसको फ्री कर दिया। और क्या रीजनिंग दी ट्रायल कोर्ट ने? ट्रायल कोर्ट ने यह रीजनिंग दी कि यहां पर एम सूर्यनारायण मूर्ति ने की इंटेंशन नहीं थी किसको मारने की, राजलक्ष्मी को। ही नेवर इंटेंडेड टू किल राजलक्ष्मी, और ही नेवर न्यू दैट बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्ट ही वुड किल राजलक्ष्मी। तो इस वजह से सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगा के अपाला नरसिंह मुल्लू के रेफरेंस में उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज के लिए दोषी माना और मर्डर चार्ज से फ्री कर दिया। अब आगे क्या होता है, केस आता है आपका हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में जब ये केस आता है तो कोर्ट क्या डिसीजन देता है? पहला, मर्थी ने इंटेंशन से पॉइजन्ड हलवा दिया। किसको दिया? अपाला नरसिंह मुल्लू को। उसने खाकर थोड़ा सा रख दिया। दूसरा, राजलक्ष्मी की डेथ उसी एक्ट से हुई, उसके पॉइजन्ड हलवे से ही हुई, उसके पॉइजन्ड हलवे देने से ही हुई। तो सेक्शन 301 आईपीसी पुराने वाले लॉ का और आज की तारीख के अंदर सेक्शन 102 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लगता है, जो ट्रांसफर ऑफ मैलिस का ही केस है। इसलिए मूर्ति को मर्डर का दोषी माना गया इस केस के अंदर। अब इस केस के अंदर आप समझ गए ना कि क्या मद्रास हाईकोर्ट की रीजनिंग रही कि उसकी जो एक्ट थी हलवे में जहर मिलाने की और उसको किसी व्यक्ति को देने की ताकि वो व्यक्ति खाए और मर जाए। यहां पर जिसने खाया, जिसके लिए था, वो तो मरा नहीं मगर कोई और खा के मर गया। तो मतलब जो मेन एक्टस रियस थी, एक्ट ऑफ पॉइजनिंग द फूड विद द इंटेंशन दैट the one who eats that will be dead, हुआ इसके अंदर। हालांकि विक्टिम चेंज हो गया। तो उसी चीज को यहां पर हाई कोर्ट ने अप्लाई किया और बोला कि यहां पर जो उसका मैलिस है वो ट्रांसफर हो गया, इंटेंट ट्रांसफर हो गया और उसके लिए मर्डर का दोषी ही माना गया एम सूर्यनारायण मर्थी को। अब कुछ और एग्जाम्पल्स और कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को देखते हैं ट्रांसफर्ड मैलिस पर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, ए शूट्स बी बट बुलेट सी को लग जाता है। ए ने गोली मारी बी को मगर गोली लगी सी को, यहां और उससे सी मर गया, तो यहां पर ए विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर। दूसरा एग्जाम्पल लो, ए ने बी के पानी को, पीने वाले पानी में जहर मिला दिया मगर वो पानी बी ने नहीं पिया, सी ने पी लिया, तो यहां पर स्टिल ए विल बी लायबल फॉर द मर्डर। कुछ और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, जैसे शंकरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है जिसके अंदर ये बोला कि अगर मिसडायरेक्टेड, जैसे मिसडायरेक्टेड शॉट था, मारी थी गोली ए पर लग गई बी पर, तो ये मर्डर होगा। दूसरा केस ज्ञानेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के अंदर ट्रांसफर्ड मैलिस इंटेंट को अपहेल्ड किया गया। यहां पर आपको एक चीज ध्यान में देने की बात है जो कोर्ट ने इस केस के अंदर काफी महत्वपूर्ण थी और उसको बोला भी था, वो क्या था कि डॉक्ट्रिन तभी लगती है जब मेंस रिया और एक्टस रियस मैच करते हैं, जब मेंस रिया और एक्टस रियस मैच करते हैं। हालांकि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लीगल यूज क्या है उसको समझते हैं। क्या ये डॉक्ट्रिन हमेशा लगती है? नहीं, हमेशा नहीं लगती। क्या लिमिटेशन है? पहला, सिर्फ होमिसाइड केसेस के अंदर लगती है। दूसरा, फोर्सिएबिलिटी होना जरूरी है। माइनर इंजरी या नेग्लिजेंस हो तो ये डॉक्ट्रिन नहीं चलेगी। यहां पर पॉइंट ध्यान देने की बात है, पहला, प्रोसिक्यूटर इस डॉक्ट्रिन को यूज करता है लाइबिलिटी प्रूव करने के लिए, और दूसरा, डिफेंस काउंसिल इसे चैलेंज करता है कॉजेशन को ब्रेक करने के लिए ताकि अपने क्लाइंट को बचाया जा सके और जज के माइंड में रीजनेबल डाउट क्रिएट किया जा सके। डियर स्टूडेंट, सेक्शन 102 ऑफ द बीएनएस एक पावरफुल डॉक्ट्रिन है। आपका इंटेंशन अगर डेंजरस है और कोई और मर गया तो भी आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी से छुटकारा नहीं मिलेगा, यह सिंपल बात कहता है। यह डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करती है आर्टिकल 21 का एसेंस। हर लाइफ को वैल्यू मिलती है और वैल्यू होती है चाहे विक्टिम इंटेंडेड हो या अनइंटेंडेड। जुडिशरी या एपीओ एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आज के सेशन से अगर कुछ सीखा है
तो शेयर भी जरूर करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि मर्थी, एम सूर्यनारायण मर्थी को यहां पर जो मर्डर के लिए गिल्टी माना गया, क्या वो ठीक था या नहीं था? आप उससे अगर डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो तो आपका क्या व्यू पॉइंट है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। क्योंकि यहां पर जो एम सूर्यनारायण के केस के अंदर हम ये डिसएग्रीमेंट वाली बात बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ही नेवर इंटेंडेड टू किल राजलक्ष्मी और उसके रेफरेंस में कोई फोर्सिएबिलिटी भी नहीं थी। तो आपका क्या ऑप्शन है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स के लिए, जजमेंट्स के लिए दून लॉ मेंटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले पावरफुल कंसेप्ट के साथ। जुडिशरी एग्जाम के ड्रीम को एक रियलिटी में बदलने का वक्त आ गया है। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।